video is for the homeopaths who are new to mind method. How should you start taking your cases as mind method? कुछ डॉक्टर्स हैं जो पहले कोई और प्रैक्टिस कर रहे थे और अब वो माइंड में आए हैं या सीख रहे हैं, तो उनको किस तरह से अपने पेशेंट्स को लेना चाहिए। इसमें क्या है, जो बेस से ही माइंड मेथड कर रहे हैं, लाइक मी, मैंने अपने स्टार्टिंग डेज से ही, जब से मैंने इंटर्नशिप पास आउट किया और प्रैक्टिस करना शुरू किया, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस माइंड मेथड। तो मुझे क्या हुआ ना कि वो डिफ्रेंसिएशन कभी आया ही नहीं, मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस या उसमें और इसमें जो फ़र्क था वो मुझे कभी नज़र आया ही नहीं, मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई उसमें ढलने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से कोई और प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइक आप फिजिकल पे क्लासिकल या थेरेपेटिक कर रहे थे और उसके बाद इसमें आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। हमारे दिमाग में थेरेपेटिक मेडिसिन ही आती रहती हैं जब हमारे पास कोई केस आता है, और हमें बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकना पड़ता है कि वहाँ पे उस बेसिस प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं करना है, उस तरह से नहीं सोचना है। तो वो थॉट प्रोसेस को चेंज होने में इट विल टेक टाइम। बट आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो व्हेन यू आर न्यू टू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि अभी I recently got in touch with my senior. She was into some other type of practice and now she recently joined the mind method system. तो वो मुझे उन्होंने बताया कि अब ना तो मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं पहले करती थी, और ना ही मैं इसमें पूरी तरह से इसको सीख पा रही हूँ। तो वहाँ पर जो बहुत सारा कन्फ्यूजन का स्टेट और एक हमें कुछ नहीं आता है वो वाला स्टेट आने लग जाता है, या आई एम नॉट गेटिंग द रेमेडी, माई पेशेंट्स आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड, और ये भी लगने लगता है कि चलो यार थेरेपेटिक ही दे देते हैं बीच में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आई हैव डिसाइडेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। अभी जब आपके पास आप शुरू कर रहे हैं और आप पेशेंट्स भी देख रहे हैं, तो पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले तो आप उसको सिर्फ ये देखिए जो कॉमन रूब्रिक्स आते हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं और जो इजीली समझ आ सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ नहीं भी बोलता है तब भी, या फिर पेशेंट नॉर्मल आके बात कर रहा है तब भी। अभी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो किस तरीके की डिजीज लेके आ रहा है, एक्यूट में आ रहा है, क्रॉनिक में आ रहा है, एक्यूट में पेन्स में आ रहा है, फीवर में आ रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या है, आपको क्या लग रहा है, वो कैसा उसका रिएक्शन होना चाहिए और कैसा वो है। यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो अभी कोई बीमार होगा तो उसको चिंता होगी, आप उससे पूछोगे चिंता है तो ऑफकोर्स चिंता उसको होगी, आप उससे पूछोगे डर है, ऑफकोर्स उसको डर भी लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन आती हैं वो आप देखना स्टार्ट करो। कुछ रूब्रिक्स हैं जो कॉमनली चलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और क्या है कि इनका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ईजी है, इनको समझना भी ईजी है। अभी आप बड़े बड़े रूब्रिक्स को मत देखो, आप छोटे रूब्रिक्स को जो ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल रूब्रिक्स हैं, जिनको आप आम भाषा में भी समझ सकते हो, मतलब मेटाफोरिक रूब्रिक्स पे मत जाओ, सिर्फ बेसिक बड़े बड़े रूब्रिक्स जो एक कॉमन रूब्रिक है एक पर्टिकुलर रेमेडी का, लाइक अगर हम बेलेडोना की बात करें तो उसमें लाइट डिज़ायर है, उसमें फ्रिवलसनेस है जो कोर बनाता है बेलेडोना का। तो अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो डिजीज में भी आपको फ्रिवलस लाइट डिजायर लग रहा है उसमें, तो आप बेलेडोना को सोच सकते हो। और मैं तो कहती हूँ लगता है ना आपको तो आप प्रिस्क्राइब भी कर दो। वॉट इज गोइंग टू बी हैपन, अगर आप प्रिस्क्राइब नहीं करोगे तो कोई और दवाई तो प्रिस्क्राइब करोगे ही ना। तो जो आपको लग रही है वो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करो। एंजाइटी है, फियर के रूब्रिक्स पढ़ो, क्योंकि यही सब लेके पेशेंट यूजुअली आपके पास आता है। फ्रिवलस होगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होगा। ये दो चीज़ें जो मेन कोर है ऑफ द पेशेंट वो देखो। अब कौन कौन सी दवाइयाँ फ्रिवलस होती हैं वो आप अलग कर लो, कौन कौन सी दवाइयाँ एंजाइटी में होती हैं वो आप अलग कर लो। क्या पेशेंट अपने लिए आ रहा है, अकेले आ रहा है, दूसरों के साथ आ रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन वो बाद के स्टेजेस में आपको देखना है। अभी अगर आपने रिसेंटली शुरू करा है तो जो कॉमन रूब्रिक्स हैं उनको आप पहले पढ़ना स्टार्ट करो, जो यूजुअली केसेस में आती हैं, जो कॉमन रेमेडीज हैं उनके कोर रूब्रिक्स आप पढ़ना शुरू करो। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका जो फ्रेंडली नेचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका जो कह सकते हैं उसका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप फॉस्फोरस की हिपोक्रेसी पहली ही बार में समझ नहीं पाएंगे, उसको पहली ही बार में आप फॉस्फोरस की हिपोक्रेसी पे प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आप नक्स स्वामिका का देखो, उसका फास्टिडियसनेस देखो,
नक्स भूमिका का जो स्ट्रिक्टनेस नेचर है वो देखो। अगर नक्स भूमिका को आप देखोगे तो उसका जीलस जो नेचर है, उसका जो परफेक्शन होने का जो उसका नेचर है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, मुझे अपना काम अच्छे से करना है, सिर्फ वो आप देखो। बाकी की चीज़ें भी हैं उसमें इम्पॉर्टेंट, लेकिन कोई भी मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है इस टाइम पर अगर, तो कोशिश करो कि आप उसके कॉमन जो फेसेट्स हैं उसी पर ही प्रिस्क्राइब करो। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट the new homeopaths who are going to take this method as their prescription method। तो कुछ कॉमन रूब्रिक्स के बारे में भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगी जिनको आपको ज़रूर से स्टडी करना चाहिए, और इन रूब्रिक्स पे आपकी बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस बनती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।